कभी इस बारे में आपने आरएसएस के लीडर से बात की? ये सब क्या वो बात करने लायक हैं? क्यों हैं? आपको लगता है? वो तो राष्ट्र निर्माण, अरे चरित्र छोड़ो, निर्माण, छोड़ो। सांस्कृतिक इतनी निर्माण। कॉम्प्रोमाइज संस्था जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, ब्रिटिश डीप स्टेट, ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, उसको स्थापित किया गांधी को गालियां दिलवाने के लिए, और फिर गांधी ये खेलते रहते होंगे। इसी प्रकार बहुत संभव है कि आरएसएस भी ब्रिटिश डीप स्टेट की ही पैदाइश हो। इस पर खोज होनी चाहिए। इनकी जो राजनीति रही है हिंदू समाज को अंदर से खोखला करने की, इनमें कोई हिंदू आस्थाओं के प्रति सम्मान भी नहीं है, और ये नौटंकी है, ये तिलक लगा के ये करके नौटंकी है। इनको भी मैं कहती हूँ सुपारी दी गई है, अंदर से खाली करो, क्योंकि हिंदू महासभा को ये निपट के खा गए। बजरंग दल जो स्ट्रीट पावर के रूप में उभरी थी, मैं कभी उनकी सपोर्टर नहीं थी, इसलिए नहीं कह रही हूँ, उनको खा गए, नपुंसक कर देते हैं। ये खुद भी नपुंसक राजनीति खेलते हैं, और जो भी जिसको भी अपने आगोश में लेते हैं उसको नपुंसक कर देते हैं ना। नहीं, लेकिन आरएसएस तो गोलवलकर, सावरकर, इन सब की जो पूरी लेगेसी है उसमें तो यही है। हाँ, पत्थर है लेगेसी। वो सिर्फ नाराबाजी करते हैं। अच्छा, ये तो बोलते हैं ना देवी देवताओं को भूल जाओ, भगवा झंडा आरएसएस का, इसके नीचे खड़े हो जाओ। भले ही इस झंडे के नीचे खड़े होके हम तुम्हें गंदे नाले में डुबो के मरवा दे। ये भी नहीं कि नदी नाले में, कहीं गंगा यमुना में हमें डुबोएंगे, ना जी, गंदे नाले में, गर्त में। इतना नपुंसक बना रखा है। कहाँ है जो इनके पास वो ताकत कि कभी खड़े हो जाए अपने कार्यकर्ताओं के लिए। बंगाल में क्या क्या हुआ इनके कार्यकर्ताओं के साथ, महिलाओं को घर से निकाल के बलात्कार हुए और गैंग रेप्स हुए इन्हीं के कार्यकर्ताओं के साथ। ये उनके साथ भी नहीं खड़े हुए, तो अपनों के सगे नहीं है तो हिंदुओं के सगे कैसे होंगे? इनके कार्यकर्ताओं के सगे नहीं है। सबसे बड़ा इन पे इनके कार्यकर्ता यही आरोप। जहां भी इनकी सरकार है वहां पर सबका संरक्षण कर रहे हैं। खाक पत्थर क्या कर रहे हैं? देखिए, डेमोग्राफिक इन्वेजन इनकी सरकारों के तहत ही बढ़ रहा है। डेमोग्राफी हमारे फेवर में नहीं, हमारे खिलाफ जा रही है। अब जैसे उदाहरण ये लो, 640 पन्ने की किताब मैंने क्यों लिखी? 2018 में जनवरी में इस लड़की का कत्ल हुआ, कथुआ की। कहा गया एक मुस्लिम बच्ची को कुछ हिंदुओं ने, 8 हिंदुओं ने मिलकर एक हिंदू मंदिर में, रसाना गांव के मंदिर में रखा। 5-6 दिन गैंग रेप करते रहे, फिर उसको मार के फेंक दिया अपने ही पिछवाड़े में। अब वो चार्जशीट मैंने पढ़ी। मैंने कभी कथुआ डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रजिस्टर नहीं किया था, रसाना गांव है भी नहीं है, मुझे नहीं पता था। जम्मू से मैं हूं नहीं वहां की, हालांकि मेरे नाना पढ़े थे वहां प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में, और जेएनके के स्टेट सब्जेक्ट भी थे, लेकिन मेरा कोई वास्ता नहीं था जम्मू से। उसके बावजूद जब मैंने केवल चार्जशीट पढ़ी, इतनी बकवास चार्जशीट कि 8वीं का बच्चा भी वो अगर हिंदी में पढ़ ले तो हंसेगा या 2 झापड़ मारेगा जिसने लिखी कि आप क्या बकवास कर रहे हो। इतनी बकवास है ये चार्जशीट, बकवास है ये। मैं तहकीकात शुरू की, फिर मैंने क्या पाया, मैं खुल के कहती हूँ। और महबूबा मुफ्ती मेरी मित्र रही हैं, उनके घर में भी मैं एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, ऐसे भी होता था मुफ्ती साहब का, क्योंकि ये भी आप उनसे पूछ सकते हो। सोनिया गांधी जी ने मेरे ही इंटरवेंशन की वजह से मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया था। उस वजह से वो क्यों, वो भी अजीब सी कहानी है, अनोखी कहानी है। खैर, अब मैंने खुल के कहा है, महबूबा मुफ्ती के सुपरविजन में इस लड़की को मुस्लिम कम्युनिटी ने खुद मरवाया और बिल्कुल निर्दोष हिंदुओं के मत्थे मर दिया। जम्मू के हिंदू उबल पड़े, 50-50 हजार की डेमोन्स्ट्रेशंस हुई। मोदी को गुहार लगाई गई कि सीबीआई जांच करवा लो,
ये बिल्कुल झूठा केस है, फरेबी है। और वहां तेवाटिया ने क्या नाम, वहां के बार एसोसिएशन के जो लीडर हेड थे, प्रेसिडेंट थे, वो कांग्रेसी थे, लाइफ लॉन्ग कांग्रेसी, बहुत रिस्पेक्टेड। उनका पूरा मैंने ब्यौरा दिया है। उन्होंने जम्मू बंद की कॉल दी, जम्मू बंद हुआ, 12 दिन तक कोर्ट बंद रही। मतलब ये आप सोचिए, पार्टी का मसला नहीं रहा, ये रहा महबूबा मुफ्ती ने झूठा केस हम पे दायर किया है, लेकिन पीएमओ ने पूरा सहयोग दिया। इस फेक नैरेटिव में पीएमओ में जो कठुआ के एमपी हैं जितेंद्र सिंह का और प्रधानमंत्री खुद का पूरा सहयोग रहा फेक नैरेटिव में। और इसमें भी बरखा दत्त, इंदिरा जयसिंह सारे। हेलो डेमोग्राफिक इन्वेजन, पढ़िए किताब, पढ़िए, मैंने बताया क्यों कथुआ को टारगेट किया गया। पाकिस्तान से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, कथुआ को भी उसी किस्म से हिंदू विहीन करना है जैसे इन्होंने नॉर्थ में जो हैं कश्मीर से लगे हुए, अब राजौरी, पुंछ मुस्लिम मेजॉरिटी हो गए ना, रामबन भी, और यहाँ से टेररिस्ट को फ्री रन मिलता है। कौन यकीन करेगा कि मोदी जी हिंदू विहीन करना चाहते हैं, हिंदुओं के ये हो रहा है, दुश्मन नहीं, है। अच्छा छोड़िए, नहीं है तो मत करो, नहीं करो तो हैव अ गुड टाइम। फोबिया नहीं है, इस्लामोफोबिया। अच्छा ठीक, जो हिंदू 1200 साल का अन्याय, जेनोसाइड्स, कितने करोड़ों, 80-90 करोड़ हिंदू मारे गए कम से कम इस दौरान इस्लामियों द्वारा। और जिस हिंदू को इस बात से डर नहीं लगता कि जो पाकिस्तान बना, फैक्ट शीट कर आपको अभी तक पता नहीं है ना, तो आप अगर अंधकार में जी रहे हैं, आप पहले चश्मा बदलिए, आंखें ठीक करवाइए, पढ़ना सीखिए, और फैक्ट्स इसके बहुत हैं, मैं नहीं, ग्लोबली इट इज बिलीव्ड एंड सेड बाय सम ऑफ द लीडिंग हिस्टोरियंस। वो कौन है, नहीं अभी नाम याद आ जाएगा, कि द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन इंडिया इज द ब्रूटलेस्ट हिस्ट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कितनी अंधेर गर्दी मचाई, कितने लाखों मंदिर हमारे तोड़े, कितना धन लूटा, क्या क्या नहीं किया, जनसंहार किया। अब नहीं पता, पाकिस्तान बना तब भी नहीं पता। अगर ये सब कुछ अगर हुआ आपको भी है, नहीं सुनना, मुझे आपसे बहस ही मधु जी, एक चीज बस कह रहा हूँ, मैं एक काउंटर दे रहा हूँ। नहीं काउंटर मैंने इसका सुनना नहीं, मैंने इसलिए नहीं सुनना, मैं इसलिए दे रहा हूँ, बताइए कि ये तो राजा महाराजा जो भी थे, अरे उसके पहले, उसके पहले देखिए, मैं रोमिला थापर की स्टूडेंट रही हूँ और उसका नॉनसेंस, दिस इज नॉनसेंस, लाई। बौद्ध धर्म का सफाया हो गया। वो बिकाऊ पत्रकार है, आप कह रहे हैं, आपके मुंह के सामने मैं कह रही हूँ, जो कहता है कि हिंदुओं ने बौद्धों को मारा, शर्म आनी चाहिए। नालंदा बौद्ध था विहार, किसने, खिलजी ने आके, तो बात की बात है। हेलो, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। देयर इज नो एविडेंस कि हिंदुओं ने कभी किसी बौद्ध का खात्मा शारीरिक रूप से किया। शंकराचार्य जी बौद्ध धर्म के बाद में, ये बात की बात कर रहे हैं आपको पता भी है, बाद और पहले क्या होता है। इस्लाम के आने के पहले की बात कर रहा हूँ। प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस, जस्ट डोंट टॉक नॉनसेंस, इट इज अटर नॉनसेंस। हिंदुओं ने कभी किसी पंथ का खात्मा नहीं किया, कभी नहीं किया, झूठ है। और रोमिला थापर जैसे आप तो पढ़े लिखे थे, है भी नहीं, मैं जेएनयू की पैदाइश हूँ, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए, ये तो मत कहिए आप, प्लीज डोंट, ये तो मत कहिए, उतना नहीं जानकारी आपको कि आप मुझसे इस बात पे फालतू की बहस। आपकी चैनल का ये रवैया हो सकता है, मुझसे मत उम्मीद कीजिए कि मैं नॉनसेंस सुनूंगी, और मैं आपके आरोपों का जवाब भी दूंगी, क्योंकि ये नॉनसेंस है, टोटल नॉनसेंस। छोड़ दीजिए, चलिए। और जो हिंदू ये कहता है, शर्म आनी चाहिए उसको। आपने कहा कि प्रायश्चित करूंगी, हाँ, वो किताब लिखी गई उस वक्त मैं पूरा नहीं समझती थी। जो आपने मोदी जी के बारे में जाना और फिर उनके ऊपर किताब लिखी, उसके बाद ये प्रायश्चित किस तरह का होगा? और जो किताब के सारा जो उस वक्त बातें मुझसे एस्केप हो गई, क्योंकि कोई साधन नहीं था। गुजरात के लोग भी नहीं बोल पा रहे थे, वहां के जर्नलिस्ट भी तब कहाँ मुझे बोलते थे, अब भी डर डर के मुझसे बात करते हैं। अब भी जो फोन करते हैं मुझे मुबारकबाद देते हैं, मैं कहती हूँ आप खुल के, और मुझे बातें बता रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें,
बहुत खतरनाक बात है। मैं कहती आप बोलेंगे, नहीं मधु जी ये बंदा तो तबाह कर देता है, मेरी 4 ईडी रेड बढ़वा चुका है, ये वो। दहशत है इस आदमी की, आप जानते नहीं हैं क्या किस तरह ये तबाह कर देता है जिसके पीछे पड़ता है। तो इसी सवाल से तो मैंने शुरू किया था, क्या है ना, कि आपके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हैं। अरे मेरे पीछे पड़े, नंबर 1 मेरे कोई एक मिनट सुन लीजिए। अरे सुनिए, नहीं मैं शुरू से बोलती आई हूं, और निडर व्यक्ति के आगे जब वो कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो, अधिकतर लोग कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। किसी का बिजनेस है, उनको पता है हमें तोड़ मोड़ जरूर करना ही पड़ता है, मेरा ऐसा कोई नहीं है। तनख्वाह मेरी क्या है, अब पेंशन है वो आती है सीधा बैंक में आती है, कोई मेरे पास ऐसी चीज है नहीं जिसको वो पकड़ सकता है। हाँ वो प्लांट का, अगर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट लगा सकता है तो मुझ पे भी पॉक्सो एक्ट लगा सकता है, ये कर सकता है। मेरे में भी ड्रग प्लांट कर सकता है, हालांकि मुझे पता भी नहीं ड्रग्स होती कैसी हैं। ये भी कह सकता है मानुष्य में ब्रॉथल चला रहा, कुछ भी कर सकता है, पर कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि मधु किश्वर की जो जिंदगी है ओपन बुक की तरह उसने जी है, उसने लिखा है बहुत चीज बातों पर, कोई कॉम्प्रोमाइज उसकी किसी के पास भी प्रूफ नहीं है। मैंने तो एक वीडियो भी बनाई है, मोदी जी आप पे अब तरस आता है, 12 साल हो गए, आपके पास इतनी खुफिया एजेंसीज हैं, इतने तंत्र हैं, लाखों आपके ये लगे हुए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आपको एक गंदगी मधु किश्वर की रत्ती भर नहीं मिल पाई। तो झूठ, राज्यसभा सीट रंडी कुत्ती राज्यसभा सीट, ये चल रहा है। दूसरा यासीन मलिक के साथ, अभी यासीन मलिक के साथ मैंने पूरा 5 साल पहले वीडियो डाला हुआ है, मैंने कहा सुन लीजिए। वो ही नहीं, मैंने मुफ्ती साहब के साथ क्या मेरा रहा, गिलानी साहब के साथ बहुत एंगेजमेंट रही, और राम जेठमलानी बहुत से में शामिल होते थे। अडवाणी जी ने इनको वो कश्मीर कमेटी बनाने को कहा था, जिसका राम जेठमलानी ने मुझे इंचार्ज बनाया कि तुम हैंडल करो। पहले मैं दिलीप पटगांवकर और अशोक भान के साथ जाता था, वो बात बनी नहीं। अब हम दोबारा, अब इनको क्या मिलता है, एक नेहरू मेमोरियल में, 3 मूर्ति हाउस में मैं 2009 में एक राउंड टेबल डायलॉग करती हूँ, मल्टी पार्टी डायलॉग, जिसमें पहली बार भारत के इतिहास में सेपरेटिस्ट, मेन स्ट्रीम पार्टीज, जम्मू, कारगिल, लद्दाख, रजौरी, पुंछ, हर जगह से लोग आए। किसी को एक पैसा नहीं दिया, मैंने एयर टिकट नहीं दिया, ना मेरे पास इतने पैसे होते, सब अपने खर्चे पे आए। खर्चा किसने उठाया? 3 मूर्ति हाउस, उन दिनों डॉक्टर मृदुला मुखर्जी जेएनयू में की प्रोफेसर, मेरी टीचर रही, वो डायरेक्टर थी, उन्होंने सारा खर्चा उठाया, एक पैसा मुझे नहीं खर्च करना पड़ा। पर पहली बार लोग बैठे डायलॉग के लिए। अब उसमें यासीन मलिक एकाएक आता है लंच के सेशन के बाद, पर उसमें बाकी सेपरेटिस्ट भी थे, उसमें महबूबा मुफ्ती भी थी, जिनके साथ ये बहुत भद्दी सी सरकार चला चुके थे, और कितने लोग थे, भाजपा के लोग थे। राम जेठमलानी प्रिजाइड कर रहे थे, बलबीर पुंछ सारा दिन बैठे, वगैरह वगैरह। होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी थे, अपने आप मेरे मित्र थे, आ गए। कितने लोग थे? 250-300 होंगे शायद, पता नहीं, जितने भी। अब एक यासीन मलिक के साथ फोटो, एकाएक ये आरएसएस के कुछ आते हैं, शोर मचाते हुए उसके आने के बाद, क्योंकि हॉल खचाखच भरा हुआ था, तो मुझे अपनी सीट खाली करनी पड़ी, तो यासीन को मैंने दे दी। तो इसलिए वो जो मंच पे हम बैठे थे, राम जेठमलानी, मैं थी, सीएसडीएस की एक मेरी साथी थी और मैं बैठी थी, मैंने अपनी कुर्सी दे दी। एकाएक ये आरएसएस के लोग, अब आपको पता था बलबीर पुंछ भी हैं, आरएसएस के लोग भी हैं, राम जेठमलानी भी हैं, पहले ही मुझसे कह देते कि हम भी आएंगे, हमें एक सेशन चाहिए, तो मैं बड़ी खुशी से मान लेती। आए, उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उसको गिरेबान पकड़ के उसको मारना चाहता है, गाली दे रहा है, और मैंने खुल के ये कहा, देखो आपका गुस्सा जायज है, लेकिन बहादुरी है तो जाके कश्मीर में इसको पीटो। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ क्या होगा, तुम इसको पीटोगे, पुलिस आएगी। मृदुला मुखर्जी, जिन्होंने बहुत ग्रेशियसली मुझे ये सपोर्ट सिस्टम दिया है, उसके लिए मुसीबत हो जाएगी, और आपको 2-3 को आपके ऊपर केस बन जाएगा, फिर आप तो अभी बैठ जाओ शांति से।
शांति से मिन्नतें तरले कर करके मैंने बिठवाया और मैंने कहा ये पूरा सत्र जो है लंच के बाद का केवल कश्मीरी पंडितों की बात और आपके माध्यम से जो कहना चाहते हैं इसका जवाब ये देंगे। तो वो सत्र में सबसे ज्यादा बात की मुजफ्फर हुसैन बेग जो डिप्टी सीएम रहे मुफ्ती के कैबिनेट में और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, काबिल भी हैं, हार्वर्ड के पढ़े वकील हैं, और 3-4 घंटे केवल और केवल इनके बीच मैंने संवाद होने दिया। उसके बावजूद क्या कहते हैं, ये मधु किशोर उसकी रखेल थी, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, उसकी ये करती थी, उसकी वो करती थी। अगर मैं यासीन मलिक के साथ भी एंगेज किए हूँ तो आप सोच सकती हूँ कितना दिमाग खुला चाहिए उसके लिए, और उसकी बात भी ध्यान से सुनी। और जब मुझे लगा कि बंदा टोटल फ्रॉड है तो मैंने फिर दरकिनार खुले दिल और दिमाग से उसकी बात सुनी। उसका ब्रेन सर्जरी करवानी थी, उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था अमेरिका का, मैंने दिलवाया। जेठमलानी को मैंने पकड़ा, मैंने कहा इसको जाने दो। वहाँ किसी कश्मीरी पंडित ने उसका इलाज किया मुफ्त में। फिर भी नामकूल नीच आदमी, बहुत मुझे नहीं पता था क्योंकि ये गांधीयन चोगा पहन के आया था, एकाएक गांधी बन गया। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मेरे पास आया, मेरी कितनी सारी गांधी की किताबें, मुझे मधु जी कुछ गांधी का साहित्य पढ़ने को दो। मैंने बेस्ट किताबें उठा के दे दी। बाद में मुझे याद आया तो 10वीं पास भी नहीं है, ये क्या पढ़ेगा। द बेस्ट ऑफ माई कलेक्शन आई हैव गिवन इट टू हिम। तो मैं मूर्ख हूँ और गांधीवादी आइडियलिज्म रहा है, तो मैं यासीन मलिक जैसे नीच व्यक्ति को भी पहले ध्यान से सुनती हूँ। और जब उसने कहा कि मैं गांधीवादी बना हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब गांधीवादी तरीके से मैं आंदोलन चलाऊं, जो भी हमारी जायज़ बातें हैं, मैंने पूरा सहयोग करना चाहा उसका। फिर पता चला ये भी फ्रॉड है, तो मैंने हटा दिया, अपने बाजू कर दिया उसको। तब पर ये क्या कर रहे हैं, वो जिसमें इनकी पार्टी के लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं उसकी रखेल थी। मतलब और भी मुझे कोई नहीं मिला। ऐसे घटिया आरोप लगाएंगे और मैं सिद्ध कर रही हूँ मेरे पास। अच्छा, उसकी रिपोर्ट मैंने ही पब्लिश की हुई है, वो वीडियो मेरे ही डाले हुए हैं जिसमें से ये निकाल लेते हैं जहां मैं यासीन मलिक के साथ हूँ और उसको पिटने से बचा रही हूँ। तो आप मुझे ना इस्लाम विरोधी तो कह सकते हैं, मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ। भला ही चाहती हूँ उनका, पर वो अपना भला ना चाहे तो मैं क्या करूँ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.